शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला, इसके बाद जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का उन्होंने नारा लगाया। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे का जमकर विरोध किया। शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सियासत जमकर शुरू हो चुकी है और जब ओवैसी से पूछा गया कि आपने जो नारा दिया आखिर उसका विरोध हो रहा है, तो इस पर एआईएम प्रमुख ने जवाब दिया कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सब कुछ आपके सामने है। अब आप सुनिए क्या कुछ कहा। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर से जमकर घेर लिया है। पीएम मोदी ने इस बार बाकायदा इमरजेंसी के दौर की उन तस्वीरों और कहानियों का जिक्र किया जिनकी बदौलत 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया था। क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में समझिए। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं। हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 50 साल पहले कैसे घोंटा गया लोकतंत्र का गर्व। सरकार के खिलाफ असंतोष की आम लोगों को कैसे मिली सजा। कौन था लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा। व्यवस्था को कुचलने की कहानी पीएम मोदी की जुबान। 25 जून 1975 अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल। एक स्याह अतीत में झांकती इन तस्वीरों में उन योद्धाओं की कहानी छपी है जिन्होंने आपातकाल के उस डरावने दौर में अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी। एक ऐसी जंग जहां आर्थिक अस्थिरता थी, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी थी, जहां बड़े पैमाने पर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ असंतोष था, लेकिन पद छोड़ने के बजाय आपातकाल के उस विकल्प को चुना गया जिसने न सिर्फ जनता के अधिकारों पर चोट की, बल्कि हजारों विपक्षी नेताओं को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन सत्ता के हिंसक इरादों के खिलाफ नरेंद्र मोदी वो चेहरा बने जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर आंदोलन को न सिर्फ धार दी, बल्कि आपातकाल के विरोध में खड़े चेहरों को एकजुट किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। ये वो दौर था जहां सरकार से नाराजगी का मतलब या तो पुलिस की लाठियां थी या फिर जेल की चार थी। लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वेशभूषाओं में रहकर
पुलिस के हिरासत से न सिर्फ बचने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसी दौर के बीच संघर्ष मां गुजरात नाम की किताब लिखकर सत्ता के क्रूर इरादों को दुनिया के सामने रखा। इस किताब को 23 दिनों की अथक मेहनत से लिखा गया, जिसमें उनके संघर्षों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ नींबू और पानी का सहारा लिया। इमरजेंसी के उन दिनों में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना अपराध था, इसलिए आपातकाल के विरोध में लिखी गई सामग्री को मोदी के ही प्लान के तहत बाल काटने वालों की दुकानों तक पहुंचाया गया, जहां से लोग आसानी से उन्हें पढ़ सकते थे। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे संतों, उपदेशकों और पुजारियों के जरिए ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए, ताकि देश के कोने कोने में आपातकाल के खिलाफ अलग को जगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रतियों को भी लोगों तक पहुंचाया और इमरजेंसी के उन 21 महीनों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसका असर व्यापक पैमाने पर पूरे देश में देखा गया। खासकर उनकी लिखी कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। और सियासी गलियारों से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्पीकर के चुनाव पर एनडीए की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अमित शाह के दफ्तर में स्पीकर चुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक हो रही थी। अर्जुन सिंह मेघवाल, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे हैं बैठक में, और इसी के साथ किरेन रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद थे। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बैठक में शामिल हुए थे। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। ओम बिरला को वाईएसआरसीपी का समर्थन मिल चुका है। लोकसभा में 4 सांसद हैं इसके। स्पीकर चुनाव में एनडीए का साथ देगी जगन की पार्टी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। और दूसरी तरफ शपथ लेने के बाद बरेली के सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय कहा। सांसद की शपथ लेते समय हिंदू राष्ट्र की जय कहा गया। छत्रपाल सिंह ने जय हिंदू राष्ट्र जय भारत कहा है। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। हिंदू राष्ट्र ये संविधान। धरती पर प्रलय की तारीख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताई है। तकरीबन 100 वैज्ञानिक नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जिसमें यह कहा गया कि 14 साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा और धरती का अंत हो जाएगा। क्या कुछ है, रिपोर्ट में समझिए। आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। भविष्यवक्ताओं से लेकर वैज्ञानिक तक जाने कब से इसका जवाब ढूंढने में लगे हैं। कोई कहता है जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तब होगा अंत, तो कोई कहता है कि जब सूरज चमकना बंद कर देगा तब आएगी तबाही। कोई परमाणु युद्ध के खतरे की बात कहता है। धरती का अंत कैसे होगा, इस पर कई थियरीज दी जाती है, लेकिन अब तारीख भी आ गई है और ये भी पता चल गया है कि तबाही कैसे आएगी। 12 जुलाई 2038 ये वो तारीख है जब प्लैनेट अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। ये दावा खुद नासा ने किया है। जी हाँ, नासा ने बताई है धरती के अंत की तारीख। ये वो तारीख है जब धरती पर आएगी प्रलय, जब मिट जाएगा प्लैनेट अर्थ। ये वो तारीख है जब तारीख से मिट जाएगा धरती का नाम।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट में बताया है कि एक खतरनाक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन आने वाले 14 सालों में ये अनजाना एस्टेरॉयड टकरा सकता है। नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट, धरती से टकराने वाला है खतरनाक एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की 72% संभावना। 14 साल में धरती से टकराएगा एस्टेरॉयड। 12 जुलाई 2038 को टकराएगा एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में अब तक नहीं है जानकारी। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुई इस रिहर्सल के बारे में बताया। जब ये टेबल टॉप अभ्यास किया गया तब नासा के अलावा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 एक्सपर्ट्स वहां शामिल थे। टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काल्पनिक परिदृश्य के लिए खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्टेरॉयड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक करीब 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को टकरा जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा, इसका कॉम्पोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वॉशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा कि एक बड़ा एस्टेरॉयड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रेडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है और इसे रोकने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश की जा सकती है। तो अब सवाल है कि क्या इंसान धरती को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड की पहचान कर पाएगा? क्या ऐसी तकनीक खोज पाएगा जो प्रलय को रोक सके? क्योंकि अगर ये तकनीक नहीं खोजी जाती तो धरती का। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में। तस्वीरें आप देखिए। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा को आप मंच पर देख पा रहे हैं और उनके साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने के लिए पहुंचे और यहां पर सीएम का सम्मान किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीएम को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रतीक चिन्ह जो है सीएम की तरफ से भेंट किया जा रहा है। गणमान्य अतिथि जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका सम्मान जो है सीएम की तरफ से किया जा रहा है। पटका पहना करके साफा पहनाया गया सीएम की तरफ से। आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं जो गणमान्य अतिथि वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा आपको हंसते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर एक मुस्कान लेते। सबसे यही सीएम की खासियत है कि जब भी वो किसी से मिलते हैं तो बेहद ही मुस्कुराकर सबका सम्मान करते हैं और यही उनको बाकी लोगों से अलग करती है। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में सीएम के इस व्यवहार की तारीफ भी जमकर होती है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक एक व्यक्ति से सीएम भजनलाल शर्मा मुस्कुराकर उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो लोकतंत्र सेनानी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका सम्मान करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नज़र आ रहे हैं। बताते चलें कि इमरजेंसी को लेकर के लगातार वहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से इससे पहले बयानबाजियाँ की गई थी, भाषण दिया गया था। जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया था। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सूबे के मुखिया को हम देख पा रहे हैं, वो सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है? जरा सा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के ब्रीफ करिए। देखिए, बिल्कुल जो मीसाबंदी है उन्हें आज किया गया है सीएम हाउस की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम
हैं, उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर शोल यहाँ पर तैनात कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर कुल मिलाकर कहा जा सकता तरीके से जो आपातकाल लगाया गया, आपातकाल के दौरान जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से जेल के अंदर यातनाएं थी, उसको लेकर कहा जाता है कि भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया था कि जो पेंशन यहाँ पर देकर ये भी कहा था कि जो पेंशन है वो बंद नहीं होगा। के ऊपर जो प्रदेश तमाम जो कहा जाता है कि जो लोकतंत्र सेनानी है का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री निवास पर किया गया है। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और अब बात ऑनलाइन गेम के जाल की। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। यह कहा जा रहा है कि छात्रा ने ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। क्या ऑनलाइन गेम ने ही अंजलि की जान ली है? जरा रिपोर्ट में आप देखिए। ऑनलाइन गेम का जाल फिर बना है काल। गेम टास्क में फंसी अंजलि, बिल्डिंग से कूद कर की खुदकुशी। इंदौर की नाबालिग छात्रा अंजलि ने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर क्यों जान दी? बीते कई दिनों से पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। क्या अंजलि ने गेम टास्क पूरा करने के लिए खुदकुशी की? अब तक अंजलि की खुदकुशी से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑनलाइन गेम उसकी मौत की वजह हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम ने ही मासूम की जान ली। घंटों रोब्लॉक्स गेम खेलती थी अंजलि। गेम में बनाए थे 45 दोस्त। गेम में दिए जाते थे कई टास्क। ऊंचाई से कूदने का भी था टास्क। दोस्तों को भेजी थी ऊंचाई की फोटो। बताया जा रहा है कि अंजलि घंटों बंद कमरे में ऑनलाइन गेम खेलती थी। अपनी मां की मोबाइल से सहेलियों को ऊंचाई के फोटो भी भेजती थी। अंजलि परिवार के लोगों से भी कम बातचीत करती थी। भाई ने कई बार समझाया था, लेकिन अंजलि लगातार ऑनलाइन गेम खेलती थी। अंजलि के भाई आदित्य ने भी पुलिस को जानकारी दी है। बच्ची का आईपैड फिलहाल लॉक है और पुलिस कंपनी के जरिए इसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। पहले भी दुनिया भर में ऑनलाइन गेम के चक्कर में खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं। ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के गेम ने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। भारत सरकार ने गेम को लेकर एडवाइजरी तक जारी की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को खुदकुशी की वजह नहीं मान रही है। मामले की पड़ताल जारी है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। कल भारत के हाथों कंगारुओं को मिली हार और आज अफगान की जीत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कई रातें सोने नहीं देगी। बेचैन रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आखिर कैसे हो गया। अभी तो कुछ ही महीने पहले वनडे की चैंपियन बनी थी, फिर कहां आखिर चूक हो गई। दरअसल अफगान की टीम T20 विश्व कप के अपने पहले मैच से यह दिखा दिया था कि इस बार कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा हुआ हो वो भी नहीं हो सकता। रिपोर्ट में देखिए। जून 2024 की सुबह सेंट विसेंट के किंग्सटाउन की अनोर्स के पिच और अफगान और बांग्लादेश के बीच मैच। जैसे ही नवीन उल हक ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी, जीत की पटकथा लिख दी गई। वो LBW की अपील, अंपायर का हाथ उठाना और फिर अफगान खिलाड़ियों की आंखों के आंसू।
यह पूरा नजारा ऐतिहासिक था जिसे सालों साल तक याद रखा जाएगा। ये मुकाबला भले ही अफगान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की थीं। हर कोई उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जिस घड़ी में ये पता चलता कि क्या ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेगी। अफगान के सुपर हीरो ने ऐसा खेल दिखाया कि सब कुछ बदल गया। पहली बार अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेलने वाली है। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए ये ऐतिहासिक पल है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम का जो परफॉर्मेंस रहा, उसमें उनके खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस शामिल हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 115 रन बनाए। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ारदान ने ओपनिंग की। दोनों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक धमाकेदार शुरुआत देने में नाकाम रहे। गुरबाज ने 55 गेंदों में 43 रन बनाए, तो वहीं ज़ारदान ने 18 रन बनाकर अपना विकेट खो दिया। तीसरे नंबर पर आए अजमत उल्लाह जजई ने 10 रन ही बनाए। इसके अलावा राशिद खान ने आखिर में 10 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली। एक वक्त था जब लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम ने मैच को गंवा दिया, लेकिन उनके गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश की टीम चारों खाने चित हो गई। नवीन उल हक की हर एक गेंद बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। नवीन उल हक ने 3 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके। जीत के हीरो रहे कप्तान राशिद खान ने भी शानदार खेल दिखाया। पहले 10 बॉल में 19 रन बनाए और फिर अपने 4 ओवर में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। उधर रन चेज कर रही बांग्लादेश की टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। अकेले लिटन दास ही लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार अफगानिस्तान के पेसर नवीन उल हक ने 18वें ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर मैच अफगानिस्तान के नाम कर दिया और मुस्तफिजुर रहमान की विकेट के साथ ही अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ एक नहीं बल्कि 2 लोगों के दिल टूटे। एक बांग्लादेश जो सुपर 8 में एक मैच भी नहीं जीत पाई, और दूसरी ऑस्ट्रेलिया जिसके अफगान ने सेमीफाइनल में पहुंचने के ख्वाब तोड़ डाले। जीत के बाद अफगान खिलाड़ियों की आंखें डबडबाती नजर आईं। राशिद खान ने ऐतिहासिक जीत के बाद कहा कि एक टीम के रूप में हमारे लिए सेमीफाइनल में पहुंचने सपने जैसा है। ये इस बारे में कि जिस तरह हमने टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, जब हमने न्यूजीलैंड को हराया, वहीं से भरोसा आया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं और अन्य टीमों को भी हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीकानेर के नोखा का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। रामलाल मेघवाल और पूजा नायक ने जहर खा लिया है। दंपत्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर प्रथम दृष्टया जांच में आ पाई है। 2 बच्चों के मां बाप ने आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जसरासर थाना क्षेत्र के बादनू गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर शादीशुदा प्रेमी जोड़े के आत्महत्या करने की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जहर खाया है दंपत्ति ने, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और उसके बाद दोनों शव को अपने कब्जे में ले लिया। अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया। अस्पताल पहुंचाकर जो शव थे उनका पोस्टमार्टम करा करके पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच करेगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1